जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले साथियों आपका टोटल 16 सेट का डिस्कशन हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बुक है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिया है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इस बुक को ले लीजिए। इस बुक में टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। ये बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित है और पिछले बार 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को नज़र में रखते हुए क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, डू आई नीड टू गो सो सुन। इसका हिंदी बताना है, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो डू आई नीड टू गो सो सुन, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निजवाचक सर्वनाम, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वाक्य है जहाँ पर स्वयं का बोध हो रहा है, तो उसका पता लगाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप करूँगा, आप पुस्तक पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में जो वाक्य है, सब काम मैं अपने आप करूँगा, यहाँ पर स्वयं यानी कि निज का बोध हो रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए शिक्षा में हेरफेर ये जो है क्लास 9th का जो हिंदी है वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक चैप्टर बहादुर, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत। तो बहादुर जो चैप्टर है उसी से लिया गया है मौत का नगर, और किस लेखक का कहानी संग्रह है, तो अमरकांत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉलस्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था। तो ये क्लास 9th का जो हिंदी है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो टॉलस्टॉय के घर में ये पाठ का नाम है, और टॉलस्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था, तो उनके पढ़ने लिखने का कमरा। अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, उनके पढ़ने लिखने का कमरा जो है टॉलस्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। कल भी हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट में, ठीक है, और आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछा था। विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपने कमेंट किया था 15 मार्च, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था, तो इसका सही जवाब है 1991 में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 1991 में।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसको और बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय थल सेना, इसी का नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन जो है 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, आरंभ में 1942 में इसकी स्थापना जो है सिंगापुर के पतन के बाद मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इसी वर्ष 1942 में दिसंबर में इसका पतन हो गया और उसके बाद फिर से इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आज़ाद भारत की मांग की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में। इन्होंने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? और देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सभी क्वेश्चन को हमने वन लाइनर फॉर्म में तैयार किया है। उसका भी नोट्स आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको बिहार पुलिस का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप लोग लिख लीजिए 9631887058। ठीक है, कोई भी नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज कीजिए। तो भारतीय शांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो कल भी हमने आपको बताया था वैलेंटाइन चिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये क्या है? तो ये जो है आग्नेय चट्टान का प्रकार है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है पहला भाग में वे आग्नेय चट्टान आते हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती है और जहां प्रवेश करना संभव नहीं है। और आग्नेय चट्टान का जो दूसरा पार्ट है उसमें वे चट्टानें हैं जिनमें से ज्वालामुखी उद्गार निकलती है। तो दूसरा वाला जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है उसी में आता है आपका ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट। तो ये सभी क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसको याद कर लीजिए, जॉन लॉक। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें याद रखिएगा, दास कैपिटल ये किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। दूसरा पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दोनों पुस्तकें जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जो पीछे हमने आपको नंबर लिखा है उस पर मैसेज कीजिए और वहाँ पर बताना है कि हमको क्लास का नोट चाहिए। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आज से पहले जितने भी क्लास हुए, चाहे वो हिस्ट्री का स्पेशल क्लास हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको सब क्लास मिल जाएगा। सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और फिर से आपका साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारत का, ठीक है, संविधान। हम भारत के लोक से स्टार्ट क्या होता है, तो प्रस्तावना स्टार्ट होता है, तो प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का संविधान हमारा सही जवाब है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जिस दिन लागू हुआ था इससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान सभा का आखिरी बैठक। पूछा जाता है संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी, तो कई बार बता चुके हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 और आखिरी वाला 24 जनवरी 1950। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो इसका गठन हुआ था 1983 में और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। तो दोनों डेट याद रखिएगा। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आसान क्वेश्चन है, सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को इसकी स्थापना होती है और जिस समय स्थापना किया गया था उस समय मुख्यालय था कलकत्ता। बाद में इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अच्छा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख। CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। जबकि सिर्फ आपसे पूछे कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। यहाँ पर लिख देते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, ये RBI के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन भारतीय में पूछे तो CD देशमुख। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है PC महालनोबिस ने किया था। किसने? PC महालनोबिस ने। कब किया था? 17 दिसंबर 1957 को किया था। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित कर सकता है और लोकसभा में अभी वर्तमान में 0। ठीक है, लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन बाद में एक संशोधन होता है और ये जो 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था लोकसभा में, अब इसे हटा दिया गया है। तो केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर बोला गया संसद में, तो संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों होता है। तो 12 और 0 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, और पहले कितना था? 14। 12 इसमें 2 इसमें, लेकिन वर्तमान में केवल राज्यसभा में ही मनोनीत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में पूरे डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिटी क्लास में लगभग 20 से 21 क्लास हुआ है, सब क्लास धरा हुआ मिल जाएगा आपको। नंबर पर मैसेज कीजिए। तो भारत में आपातकाल 3 तरह के हैं। एक है 352, यह है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि देश में अब तक 3 बार लागू हो चुका है।
पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में लागू हुआ था, तीसरी बार 1975 में। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लागू हुआ है तो याद रखिएगा 3 बार। डेट पूछा जाता है 1962, 1971, 1975। दूसरा है 356, ये है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और सबसे पहले राज्यों में राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था? पंजाब में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तीसरा आता है आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपात है और ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो वित्तीय संकट में लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर इस स्थिति में लागू नहीं होता है। बाकी कानून व्यवस्था भंग होने पर लागू हो सकता है, युद्ध अथवा बाहरी खतरा इससे भी लागू होगा, जबकि राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर इसमें आपातकाल नहीं लागू होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है किसके द्वारा? तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है ये किसके द्वारा परिभाषित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, संसद के द्वारा। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। देखिए हम सभी जानते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट यानी कि राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है और भाग नंबर 20 में संशोधन के बारे में है। और संविधान संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा ही ये संशोधन होता है संविधान में, ठीक है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? तो वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट करके। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसको रखा गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। और भाग पूछे तो भाग 4 में रखा गया है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, ये गलत है। कुछ लागू किए जाने योग्य और कुछ नहीं, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने योग्य गलत है। देखिए हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था जो डीपीएसपी है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है डीपीएसपी को लागू नहीं करवा सकता है। भले कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। वो राज्य पर डिपेंड करता है। तो केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही है।
अगर देखिए आपको ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू से आप लोग पॉलिटी क्लास कीजिए, ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? और अगर आपको शुरू से क्लास करना है तो पीछे जो हमने व्हाट्सअप नंबर लिखाया उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है, 9631887058। तो उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश। ऐसे तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश मोनाको है। कौन है? मोनाको, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? बांग्लादेश। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए यहाँ पे घनत्व तो पूछा गया ना कि जनसंख्या में पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या में ऐसे तो नंबर 1 पर अभी भारत है। तो बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय जो है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जाता है। और इन्होंने 1931 में हिंदी में एक फिल्म बनाया था, उसका नाम क्या था? पुनर्मिलन। तो अगर आपसे पूछे बिहार की पहली फिल्म कौन सी थी हिंदी में, तो पुनर्मिलन। किसने बनाया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। बिहार में पटना से संबंधित कौन सा कथन है? चलिए बताइए कौन सा कथन यहाँ पर बोला गया है सही है, ठीक है। तो यहाँ 1580 में कहाँ? पटना में 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था। इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित यानी कि पटना में माल सलामी मोहल्ला, पटना में एक जगह है माल सलामी मोहल्ला। यहाँ पर मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, ये भी सही है, ठीक है। पटना में धवलपुरा एक जगह है, वहाँ पर शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, ये भी सही है। ये सब आपको पटना में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बिहार से संबंधित एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना जो है इसका गठन हुआ था 1963 में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की बात करें, ये हो जाएगा 1957। गया संग्रहालय ये हो जाएगा 1952। और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा 1979। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे और देखिए दिया हुआ है नवादा संग्रहालय की बात करें तो ये कब हो जाएगा? 74 हो जाएगा, 1974 5 नंबर में दिया है। और गांधी संग्रहालय की बात करें पटना, ये आपका 1967। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। आप लोग मिला लीजिएगा जब पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे कौन है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। इनका कार्यकाल 1946 से 1961 तक था और श्री कृष्ण सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो अभी हमने आपको बताया था हिंदी में बनने वाला पहला फिल्म कौन सा था? पुनर्मिलन। तो ऑप्शन में नहीं है, तो किसी भी आंचलिक भाषा में बोला गया है तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? कल हमने आपको बताया था, कल या परसों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। और इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है बाणभट्ट ने। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, यानी कि महाद्वीपीय ताक। चलिए आगे देखिए। किसी देश के भीतर
उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर तो डायरेक्ट जीडीपी का परिभाषा पूछा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। तो अगर आप शुरुआत से क्लास कर रहे हैं और पॉलिटी क्लास आपने किया है तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी संधि जो कि 1960 में हुआ था, इसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो ये कौन सा था? 1918 वाला, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। अच्छा, ये आंदोलन हुआ क्यों था? तो कपास मिल का जो मजदूर था, उन्होंने क्या किया था? 50% वेतन वृद्धि की मांग किया था, लेकिन मिल मालिकों ने केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार किया था। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने कपास मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल किया था। और इसका परिणाम क्या निकला था? तो ये परिणाम इसका सफल निकला था, सफल हुआ था महात्मा गांधी का, और श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कितना प्रतिशत? 35% की वृद्धि हुई थी। तो ये हुआ था 1918 में, ध्यान रखिएगा। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, आप लोग बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली संधि के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर ये रूपरेखा प्रदान करने के लिए हुआ था। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरोस जलडमरू मध्य स्थित है? तो टेरोस जलडमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। यह महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार है? एस आकार का, ये बता चुके हैं। रदरफोर्ड का एक्स कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। और फिर से एक बार नंबर लिखा देते हैं 9631887058। ठीक है, कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।